बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम 10th क्लास। आई होप यू ऑल आर वेल। बेटा आज हम स्टडी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की एस्पेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973। 1973 के आइन के अहम पहलुओं को आज हम इस में स्टडी करेंगे। सबसे पहला देखिए आपका जो ये मैंने आपके लिए हेडिंग्स बना दी हैं, आपने भी ऐसे ही बनाकर सबसे पहले हेडिंग्स को याद करना है, देन इनकी डिटेल्स को याद करना है। ये स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग वो है प्रीएम्बल, इफ्तिताहिया। ठीक है, तो बेटा आपको याद होगी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो बनाई गई थी 1948 में, जब हमारे कंट्री में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता था, तो हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के थ्रू अपने कंट्री को रन किया था। तो अब हमारे पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बाद 2 कॉन्स्टिट्यूशंस बन चुके थे, 1956 का एंड 1962 का भी। बट आज हम स्टडी करेंगे 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को। तो 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो सबसे फर्स्ट हेडिंग है वो है प्रीएम्बल की, कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बतौर प्रीएम्बल 1973 के आइन में शामिल किया गया है। लाइक द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 एंड 1962, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 अकॉर्डिंग टू विच सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू द अल्लाह अलमाइटी। ठीक है, यानी 1956 और 1962 के आइन की तरह 1973 के आइन में भी करारदाद मकासिद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को बतौर इफ्तिताहिया यानी बतौर प्रीएम्बल हमने शामिल किया गया है, जिसके मुताबिक हाकमियत अल्लाह ताला की है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द विच सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी, जिसके मुताबिक हाकमियत किसकी, अल्लाह ताला की है। एंड द पीपल रिप्रेजेंटेटिव वुड यूज़ देयर पावर एज अ स्केयर्ड ट्रस्ट। ठीक है, और जो लोग अवाम के नुमाइंदे अपने इख्तियारात का इस्तेमाल मुक़द्दस इमानत के तौर पर कुरान और सुन्नत की हदूद के अंदर रहते हुए करेंगे। इज़ इट क्लियर? विद इन द लिमिट्स ऑफ कुरान एंड सुन्ना। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट बेटा आपकी जो हेडिंग है वो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तहरीरी आइन। हेडिंग नंबर 2 क्या है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये तहरीरी आइन है। Like the previous constitutions, it is also a written document which comprises 28 articles, 12 sections and 6 judicial records. ठीक है, इसका मतलब है कि बेटा दूसरे आइनों की तरह ये भी हमारे पास लिखा हुआ एक डॉक्यूमेंट है जो कि 280 आर्टिकल्स, ठीक है, जो उसके मेन लॉज हैं। जैसे हेडिंग्स होती हैं ना, उसको हम कहते हैं 280 आर्टिकल्स। ठीक है, और जैसे चैप्टराइजेशन होती है आपकी बुक की, उसको हम कहते हैं सेक्शंस। और जैसे आपकी होती है कि मतलब बुक का वॉल्यूम नंबर 1 है, वॉल्यूम नंबर 2 और 3, और इसी तरह इसके जुडिकल रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, इसी तरह ये उर्दू वाले स्टूडेंट्स पहले आइनों की तरह यान भी तहरीरी है। ये 280 दफ़ात और 12 हिस्सों और 6 गोशवारों पर ये मुश्तमिल है। इज़ इट क्लियर? उसके बाद है बेटा हमारी जो थर्ड हेडिंग है वो है इट्स अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक वफाकी आइन है। तो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हम देखेंगे लाइक द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन, पाकिस्तान हैज़ बिन डिक्लेयर अ फेडरल स्टेट। In the 1973 Constitution, the Federation of Pakistan consists of 4 provinces, federal capital and adjoining tribal areas which are called FATA, यानी Federal Administrative Tribal Areas। ये आपको एब्रीवेशन आती है पेपर में। अब इसी तरह ही बेटा देखेंगे हम वफाकी जो आइन है, पहले आइनों की तरह 1973 के आइन में भी पाकिस्तान को वफाकी ममलिकत करार दिया गया था। और आइन के तहत वफाक पाकिस्तान 4 सूबों यानी वफाकी दारुल हुकूमत और इससे मुल्हिका इलाकों और वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबाइली इलाका 4, यानी कि ये वो आइन है जिसके अंदर हमारी मुल्क को डिक्लेयर कर दिया गया था कि एक वफाकी रियासत है। ठीक है बेटा, जो भी वफाकी रियासत होती है उसके साथ एक वफाक होता है और उसके अंडर तमाम जितने भी सूबे होते हैं वो काम करते हैं। तो हमारे यहाँ 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में 4 सूबे थे, तो क्या होगा कि एक तो वफाक डिक्लेयर कर दिया गया, उसके अंडर 4 सूबे बना दिए गए। उस वक्त के मुताबिक बेटा जो हमारा वफाक था वो इस्लामाबाद था, उसके बाद पंजाब, सरहद, सिंध और बलोचिस्तान, उसके अंडर 4 सूबे काम कर रहे थे।
ठीक है। अब इसी तरह और इनके साथ जितने मुल्हिका इलाके हैं, एक जो इसके साथ होंगे वो फाटा कहलाएंगे, ठीक है, जो कि फेडरल एडजॉइनिंग ट्राइबल एरियाज़ हैं। और उसके बाद जो इनके साथ मुल्हिका इलाका जात होंगे ना, वो पाटा यानी प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज़ होंगे, ठीक है। जो इनके साथ एरियाज़ होंगे वो पाटा कहलाएंगे, जो इनके साथ होंगे वो पाटा और जो इनके साथ होंगे वो फाटा। इज़ इट क्लियर? अब इसी तरह बेटा जो इनके साथ होंगे, जो इनके साथ होंगे, जो वफाक के साथ होंगे इलाके, वो कहलाएंगे कबायली इलाका जात। और जो सूबों से मुल्हिका इलाका, सूबों से मुल्हिका कबायली इलाकों पर होंगे, उनको भी हम कबायली इलाके ही कहेंगे। इज़ इट क्लियर? अब यहाँ पर नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग है वो है ये सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी ये सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है। सेमी रिजिड से मुराद है कि बेटा ये रिजिड नहीं है, ठीक है, यानी इसके अंदर चेंजिंग हो सकती है। इट इज़ सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, द मेथड ऑफ द अमेंडमेंट इन नेदर टू डिफ़िकल्ट, यानी इसके अंदर जो अमेंडमेंट के होगी वो कोई भी इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, नेशनल असम्बली एंड सेनेट, यानी अगर आपके पास, अगर किसी भी पार्टी के पास 2/3 मेजॉरिटी होगी तो वो नेशनल असम्बली और सेनेट में से तो इज़ रिक्वायर्ड टू मेक एन अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी 2/3 मेजॉरिटी होगी तो उससे क्या होगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता है। ये रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये सेमी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है कि अगर आपके पास नीमस्तवार आइन, इसको हम उर्दू में कहेंगे कि अगर आपके पास 1973 का आइन नीमस्तवार नोयत का है, इसमें तरमीम का तरीक़ेकार ना ज़्यादा मुश्किल है ना ज़्यादा आसान है। अगर कौमी असम्बली और सेनेट की 2/3 अक्सरियत आइन में तरमीम की मजाज है, यानी आपके पास अगर 2/3 मेजॉरिटी है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर? उसके बाद नेशनल लैंग्वेज है। 1973 के आइन के मुताबिक नेशनल लैंग्वेज कौन सी थी? उर्दू को कहा गया, और कहा गया कि अगले आने वाले 15 इन अ पीरियड ऑफ 15 ईयर अरेंजमेंट विल बी मेड टू इम्प्लीमेंट द स्टेटस ऑफ उर्दू एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। ये बेटा उर्दू को डिक्लेयर कर दिया गया था 1973 के आइन में एक कौमी ज़ुबान के तौर पर, और कहा गया था कि आइंदा आने वाले जो 15 साल का अरसा होगा उसमें उर्दू को सरकारी ज़ुबान की हैसियत से राइज करने के इंतज़ाम किए जाएंगे। यहाँ पर देखें ना, अरेंजमेंट will be made to implement the status of Urdu as a official language, ठीक है। कहा गया था कि 1973 के आइन जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू ही है, लेकिन आइंदा आने वाले 15 सालों में कुछ ऐसे इंतजाम किए जाएं कि ये जो उर्दू है वो सरकारी ज़ुबान और ऑफिशियल लैंग्वेज भी बन जाए, लेकिन इस दौरान अंग्रेज़ी ज़ुबान, यानी इस 15 साल के अंदर जो ज़ुबान का ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी वो इंग्लिश रहेगी, ठीक है। और उसके बाद लेकिन मगर आज तक ऐसा ना हो सका, बट आज तक कोई भी गवर्नमेंट इसके लिए ट्राई नहीं कर सकी। उसके बाद है बेटा इस्लामिक आइन है, ठीक है, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है। पाकिस्तान के आइन में ममलिकत का सरकारी मज़हब इस्लाम करार दिया गया था। इस्लाम हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द स्टेट रिलीजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। इस्लाम क्या करार दिया गया? सरकारी मज़हब करार दिया गया। इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एसेंशियल फॉर द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर टू बी अ मुस्लिम, ठीक है। सदर और वज़ीर आज़म दोनों के लिए मुसलमान होना ज़रूरी करार दे दिया गया। द ऑफिशियल नेम ऑफ द स्टेट इज़ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का मुकम्मल नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। और इस मकसद के लिए लोगों को, और इसका मकसद सिर्फ ये था, इस आइन का मकसद ये था कि लोगों में इस्लामी कल्चर को डेवलप किया जाए, इस्लामिक वे ऑफ लिविंग, इस्लामी तर्ज़ हयात जो है वो लोगों के अंदर तरवीज दिया जाए। तरवीज कहते हैं मतलब उसको तरक्की देना, तरवीज को आप कट कर दें तो क्या किया जाए, इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी को तरक्की दी जाए। और उसके बाद इसमें सूद के ख़ात्मे के लिए इक़दाम किए जाएँ और रियासत को ज़कात और औकाफ़ का मुनज़्ज़म करने की कोशिश की जाए, ठीक है। यहाँ पर देखिए बेटा, इस्लामिक मोड ऑफ लाइफ अमंग द सिटीजन्स, ठीक है। कोड ऑफ लाइफ को इसके अंदर सिटीजन्स के अंदर प्रमोट किया जाए। स्टेप्स विल बी टेकन टू अबॉलिश इंटरेस्ट, सूद का खात्मे के लिए इक़दाम किए जाएँ। ज़कात और औकाफ़ के सिस्टम और रेशियल विल बी इन्फोर्स्ड, इनको इन्फोर्स किया जाए रियासत के अंदर। उसके बाद है अदलिया, ठीक है, खुद मुख्तार अदलिया, इंडिपेंडेंट जुडिशनरी। नेक्स्ट हेडिंग आपकी कौन सी है? इंडिपेंडेंट जुडिशनरी।
ये यहाँ पर हेडिंग नंबर 7 इंडिपेंडेंट जुडिशरी। उसके बाद है 1973 के आइन में अदलिया को आज़ाद करार दिया गया, जजों को माकूल मुआवजा और मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ मुहैया किया गया, और अदलिया को बेटा सिर्फ आज़ाद करने का मकसद ये था कि जजों के ऊपर किसी भी किस्म का खौफिया दबाव ना हो। इंडिपेंडेंट गारंटी हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू इंडिपेंडेंट जुडिशरी, द जजेस आर पेड हैंडसम सैलरीज एंड हैव अ जॉब सिक्योरिटीज़, ठीक है, गवर्नमेंट की तरफ से। द जुडिशरी हैज़ बीन सेपरेटेड फ्राम द एग्जीक्यूटिव, ये इसको इंतज़ामिया से अलग किया गया। द जजेस विल परफॉर्म देयर ड्यूटीज़ विदाउट एनी फियर और प्रेशर, और बगैर किसी प्रेशर और फियर के जजेस को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे करने का कहा गया। उसके बाद है ये पार्लियामेंटेरियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 द नेशनल असम्बली विल हैव अ टेन्योर ऑफ 5 ईयर, ठीक है। तो क्या इसके अंदर तय किया गया टेन्योर कितनी देर की होगी, एक पार्टी कितनी देर तक हुकूमत कर सकती है, वो 5 साल अरसा यहाँ पर मुकर्रर किया गया। उसके अलावा यहाँ पर देखें 1973 के आइन तहत कौमी असम्बली के मियाद 5 साल मुकर्रर की गई और मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम राइज किया गया। मुल्क का सरबरा सदर और हुकूमत का सरबरा वज़ीर आज़म होगा, ठीक है। सेम एज बेटा द पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द कंट्री के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंटेरियन को। द हेड ऑफ द कंट्री, मुल्क का सरबरा होता है सदर, और जबकि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट का होता है हेड, ठीक है। यानी मुल्क का सरबरा सदर और हुकूमत का सरबरा वज़ीर आज़म। सदर को कौमी असम्बली, सैनट और चारों सूबाई असम्बलियाँ मुंतखब करती हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखें द प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड द पार्लियामेंट एंड द प्रोविजनल असम्बलीज वेयर द प्राइम मिनिस्टर इज़ इलेक्टेड बाय द मेजॉरिटी इन नेशनल असम्बली। देखिए सदर को कौमी असम्बली, सैनट और चारों सूबाई असम्बलियाँ मुंतखब करती हैं, जबकि वज़ीर आज़म को इंतखाब कौमी असम्बली की अक्सरियत से अमल में आता है। जितने MNA MPs किसी भी पार्टी के, ख्वाह वो नून लीग हो, ख्वाह वो PTI हो, बेटा अगर कौमी असम्बली में उनकी अक्सरियत होगी, अब जैसे मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि आपने देखा होगा ये नेशनल असम्बली होती है, ठीक है, यहाँ पर नेशनल असम्बली बैठी होती है, यहाँ पर आपको PTI गवर्नमेंट, अब तो आपने इजलास सुने होंगे काफ़ी ज़्यादा क्योंकि हर इजलास को कवरेज दी जाती है। आप उसके बाद बेटा यहाँ पर देखें, यहाँ ये होती है आजकल बैठी हुई PTI, ठीक है। यहाँ पर ऑपोजिशन में होती है PMLN, ठीक है। सॉरी मैं कैमरे में देख रही हूँ इस वजह से, यहाँ पर, और यहाँ पर बैठी होती है PP, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ठीक है। ये सारी क्या है, ये नेशनल असम्बली है, ये नीचे। अब इसी के ऊपर जाकर बेटा एक और फ्लोर बना होता है जिसको हम कहते हैं सैनट, ठीक है, उसको हम सैनट कहते हैं। और सैनट के अब यहाँ पर जो सदर होता है वो उसको ये सब लोग एतमाद का वोट देते हैं, इन सब की वजह से ये सेलेक्ट होता है और उसको सूबाई असम्बलियाँ भी वोट देती हैं। अब जबकि जो वज़ीर आज़म है वो होता है हुकूमत का हेड, और कौमी असम्बली, ये मैंने आपको बताया है ये कौमी असम्बली है, और ये जो होती है मैं कौमी असम्बली की पिक्चर भी ऐड कर दूँगी, ये कौमी असम्बली और ऊपर सैनट होता है, ठीक है। और इसको कौमी असम्बली जो वज़ीर आज़म को कौन सिलेक्ट करता है, अब जैसे PTI के इस वक्त ज़्यादा मेंबर्स थे कौमी असम्बली के अंदर, तो इस वजह से जो PTI का हेड था इमरान खान, उसको इलेक्ट करके प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। इज़ इट क्लियर? अब है सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेटा कोई भी शख्स कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं तोड़ सकता। अगर कोई शख्स आइन को गैर आइनी तरीके से तोड़ेगा तो वो इसके ऊपर गद्दारी के संगीन इल्ज़ामात आयद किए जाएंगे और उसके ऊपर इसका मुकदमा भी चलाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इफ़ एनी पर्सन एब्रोगेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ राइट्स टू एब्रोगेट इट विल बी चार्ज विद द हाई ट्रेजन एंड प्रोसिक्यूटेड अकॉर्डिंगली, ठीक है। उसके ऊपर संगीन गद्दारी का मुकदमा चलाया जाएगा। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन। इसकी वजह से बेटा बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस का सेटअप किया गया। सबसे पहले बनाई गई, यहाँ पर देखें 1973 के आइन में मरकज़ी और सूबाई मफादात और मामलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइन ने कई अदारे
तश्कील दिए थे। इसके अंदर आइनी अदारे बनाए गए थे। सबसे पहला जो अदारा बनाया गया था वो था मुश्तरका मफादात की कौंसल, कौमी इक़्तिसादी कौंसल, कौमी मालियाती कमीशन, इलेक्शन कमीशन और वफाकी मोहतसम यानी नैब वगैरह अदारे 1973 के आइन के थ्रू बनाए गए थे। और इनका मकसद होता था कि अपनी हदूद के अंदर रहते हुए अपने फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम देने के लिए कोशिश करना। यहाँ पर देखें, हाँ, नेशनल इकोनॉमिक कौंसिल बनाई गई थी, नेशनल फाइनेंस कमीशन बनाया गया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड फेडरल एमडसम, ठीक है, नैब को यहाँ पर बनाया गया था, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। ये जो एमडसम है ना, ये पहले का सिस्टम था नैब से। और उसके बाद है दीज इंस्टीट्यूशंस वर्क विद इन देयर लिमिट एंड परफॉर्म नेशनल इंटरेस्ट। उसके बाद है बायोमेडिकल